नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हमने व्यक्तित्व के सामान्य अर्थ को समझा था, उसकी परिभाषाओं एवं उसके प्रकारों का विस्तार से अध्ययन किया था। इसके साथ ही जो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले अनेक प्रकार के कारक होते हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यक्तित्व एक सामाजिक प्रणाली में या सामाजिक रूपरेखा में हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी अपनी व्यक्तित्व के अनुसार ही हमारी पहचान होती है। तो किसी भी प्रकार से अगर व्यक्तित्व प्रभावित होता है तो अनेक प्रकार के ऐसे कारक हैं जिनसे व्यक्तित्व प्रभावित होता है। जैसे अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से व्यक्तित्व दो प्रकार से प्रभावित होता है। पहला वंशानुक्रम और दूसरा होता है वातावरण। अर्थात वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही प्रकार से व्यक्तित्व प्रभावित होता है। जैसे एक मनोवैज्ञानिक थे रेक्स एवं नाइट। इन्होंने व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित एक परिभाषा दी थी और उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान का संबंध व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से भी है। इनमें से कुछ कारक शारीरिक रचना संबंधी तथा जन्मजात एवं दूसरे पर्यावरण संबंधी हो सकते हैं। हम पर्यावरण संबंधी कारकों में जैविक है या फिर भौतिक वातावरण है या सामाजिक वातावरण है, सांस्कृतिक वातावरण है, इन सभी वातावरण को हम वातावरण के अंतर्गत ले सकते हैं या पर्यावरण से संबंधित ले सकते हैं। और दूसरा प्रकार का हमारा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो कौन सा है? वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम से भी व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अब इनसे अगर हम विस्तार से इनका अध्ययन करें तो इसके प्रमुख जो हमारे प्रभावित करने वाले कारक हैं उनका एक एक करके हम विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रभावित करने वाला कारक है वो वंशानुक्रम का प्रभाव। तो वंशानुक्रम के प्रभाव में अगर इसको देखें तो हमारा जैसे माता पिता के गुणों से संतान में जो गुण स्थानांतरित होते हैं और उससे हमारा जो व्यक्तित्व प्रभावित होता है वो ही वंशानुक्रम का प्रभाव कहलाता है। अर्थात अनेक मनोवैज्ञानिकों का इस परिप्रेक्ष्य में मत है कि वंशानुक्रम का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। तो एक मनोवैज्ञानिक थे फ्रांसिस गाल्टन। तो इन्होंने प्रमाणित करके बताया था कि वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक इन्होंने बताया था कि वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक लक्षणों में भिन्नता दिखाई देती है। अर्थात जैसे किसी की लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई या फिर किसी की लंबाई कम है या फिर कोई मंदबुद्धि बालक है या फिर कोई प्रतिभाशाली बालक है या फिर कोई सामान्य बालक है मानसिक दृष्टि से, तो ऐसे लक्षणों का हम पता वंशानुक्रम के माध्यम से ही लगा सकते हैं। ऐसा जो मनोवैज्ञानिक थे फ्रांसिस गाल्टन, इन्होंने माना है। और दूसरे इसी परिप्रेक्ष्य में ये अपना मत देने वाले थे कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने इस संबंध में अपना मत दिया था कि जिस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग होते हैं उस व्यवसाय के अकॉर्डिंग ही उनकी संतानों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। जैसे कुलीन एवं व्यवसाय कुलों में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति ही साहित्य, विज्ञान और राजनीति के क्षेत्र में अपना कार्य या यश प्राप्त करते हैं। ऐसा मत कार्ल पियर्सन का था। ये सार्वभौमिक मत नहीं हो सकता, लेकिन इनका ये व्यक्तिगत मत था कि जैसे कोई भी अगर कुलीन वर्ग में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका
जो रुचि है उसकी साहित्य में होगी, विज्ञान में होगी, राजनीति में होगी और अच्छे अच्छे व्यवसायों में होगी, ऐसा कार्ल पियर्सन बोलते हैं। तो अगर इनके मतों के अनुसार अगर हम जानें, इनके मतों के अनुसार अगर हम वंशानुक्रम के प्रभाव को व्यक्तित्व के प्रभाव में जाने तो मनुष्य का स्वाभाविक विकास परिणाम नहीं है, उसे अपने माता पिता से कुछ निश्चित शारीरिक एवं मानसिक, संवेगात्मक एवं व्यावसायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। प्राय आपने देखा होगा कि जैसे हमारा कोई भी पारिवारिक व्यवसाय है तो ज़्यादातर बच्चे उस पारिवारिक व्यवसाय को ही अपनाने लगते हैं और उसका कारण ये है कि जो हमारी रुचि उस व्यवसाय में हो जाती है। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो कौन सा है? वंशानुक्रम का प्रभाव। अब अगले प्रकार का जो व्यवहार आता है वो है जैविक कारकों का प्रभाव। जैविक कारकों का प्रभाव, देखिए मुख्य रूप से जो जैविक कारक होते हैं वो नलिका विहीन ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एवं शारीरिक रसायन। तो इनके कारण मुख्य रूप से जैविक प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम एक मनोवैज्ञानिक हुए थे गेरेट ने जैविक कारकों के प्रभाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए कहा है कि जैविक कारकों का प्रभाव सामाजिक कारकों के प्रभाव से अधिक सामान्य, कम विशिष्ट, पर किसी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थात जो हमारा सामाजिक कारकों से प्रभाव होता है व्यक्तित्व पर या फिर सामान्य रूप से जो हमें प्रभाव पड़ता है उनसे कम तो है लेकिन विशिष्ट नहीं है, अर्थात उनसे कम महत्वपूर्ण नहीं है। और जैविक कारक ही व्यक्ति के विकास की सीमा को निर्धारित करते हैं। और व्यक्ति का जैसे कोई भी उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर लंबाई कम हो रही है, उसके रुचि, संवेग आदि प्रकार की जो उनका निर्धारण किया जाता है वो जैविक कारकों के आधार पर ही किया जाता है। तो इस प्रकार से अगला जो कारक आता है वो है दैहिक प्रवृत्तियों का कारक। दैहिक प्रवृत्तियों का प्रभाव। तो इस संबंध में एक मनोवैज्ञानिक हुए थे जलोटा। इनका मत था कि दैहिक प्रवृत्तियों के कारण शरीर के अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अर्थात अनेक प्रकार से, जैसे अगर बाल विकास को हम पढ़ें तो शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, तीनों ही अवस्थाओं में हमारी दैहिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। और बालक एवं बालिका दोनों में अलग अलग प्रकार के दैहिक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से शरीर के अंदर अनेक प्रकार के ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिनके फलस्वरूप अनेक महत्वाकांक्षी एवं आकांक्षाहीन सक्रिय एवं निष्क्रिय शक्ति हमें प्राप्त होती हैं तथा इनके विकास के कारण ही हमारा जो व्यवहार है वो वांछनीय एवं अवांछनीय प्रभाव हमारे व्यवहार पर उनका पड़ता है। तो ऐसा जलोटा ने बोला है। और दूसरा अगर इनके मत को स्पष्ट करें तो दूसरे वैज्ञानिक हुए थे
वुडवर्थ ने कहा था कि शरीर की दैहिक दशा अर्थात हमारी जो शारीरिक दशा है, शरीर की जो आकृति है, उसका मस्तिष्क के कार्य पर प्रभाव डालने के कारण व्यक्ति के व्यवहार एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अनेक प्रकार, जैसे कोई किसी का रंग सांवला है तो वो हमेशा अपने अंदर ऐसा सोचेगा कि मेरा रंग सांवला क्यों है, अर्थात उसकी सोच पर वो हावी होता है। और उसके सोच पर जब कोई भी चीज़ नेगेटिविटी या फिर किसी बात का हावी रहता है तो वो उसके व्यवहार को और उसके व्यक्तित्व को इस प्रकार से प्रभावित करता है। या फिर उसके माइंड में कोई भी ऐसी बात आ जाती है अपनी शारीरिक दृष्टि से कि वो सामान्य कार्यों को करने में असमर्थ हो जाता है, और वो लगातार जब उस कार्य में को करने में असफल होता है तो धीरे धीरे उसकी जो सोच है वो उस कार्य पर हावी होने लगती है और उसके व्यवहार में क्या करती है, परिवर्तन करती है। और जब व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो सामान्य कार्यों को करने में भी असफल हो जाता है। तो इस प्रकार से उसके व्यक्तित्व को सीधा सीधा दैहिक प्रवृत्ति प्रभावित करती हैं। अब अगला आता है मानसिक योग्यता का प्रभाव। मानसिक योग्यता के प्रभाव में जैसे व्यक्ति में जितनी अधिक मानसिक योग्यता होती है, अर्थात तो उसकी जो आईक्यू लेवल है वो अधिक होता है, उतना ही अधिक वह अपने व्यवहार को समाज के आदर्शों और प्रतिमानों के अनुकूल बनाने में सफल होता है। अर्थात समाज के जो नियम होते हैं, नियम का आदर, संस्कृति होती है, उनको अपनाने में वो सफल होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप वह उतना ही अधिक विकास अपने व्यवहार में, अपने व्यक्तित्व में कर पाता है। और उसकी तुलना में कम या अल्प मानसिक योग्यता वाले व्यक्ति उस व्यक्ति की तुलना में उतना विकास अपना नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से मानसिक योग्यता से व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अगला जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है विशिष्ट रुचि का प्रभाव। अब देखिए, अनेक प्रकार, विशिष्ट रुचि का मतलब है कि हम कोई भी अगर किसी भी कार्य को विशेष रुचि के रूप में अगर कर रहे हैं, एक तो सामान्य रुचि होती है, जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं एक सामान्य तौर तरीके से हमने वो कार्य कर दिया। लेकिन विशिष्ट रुचि, जैसे हमारी रुचि है भविष्य में शिक्षक बनना, तो ये क्या है, हमारी विशिष्ट रुचि। तो विशिष्ट रुचि का भी प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो इसमें जैसे मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास उसकी सफलता के अनुपात में होता है, अर्थात जैसे जैसे हम अपनी कोशिश करते हैं और कोशिश के अनुसार हमें अपनी सफलता प्राप्त हो जाती है, तो उसके अनुसार ही हमारे व्यक्तित्व का भी निखार होता है। और लगातार अगर हम असफल होते रहते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिविटी भी आती है, लेकिन हमें नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी चाहिए। उससे क्या है कि हम आने वाले समय के लिए और अधिक अच्छे ढंग से तैयार होते हैं। और उसका हमें अनुभव प्राप्त होता है। इस सफलता का मुख्य आधार कौन सी का, विशिष्ट रुचि का है कि उस कार्य में अपनी विशिष्ट रुचि बनाए रखना कला एवं संगीत में उच्चतम स्थान तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक हुए थे स्किनर। इन्होंने बोला है कि विशिष्ट रुचि की उपस्थिति को व्यक्तित्व के विकास के आधारभूत कारकों की किसी एक सूची में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। तो इन्होंने विशिष्ट रुचि से संबंधित एक अपना कथन कहा था और कहा है कि विशिष्ट रुचि की उपस्थिति को व्यक्तित्व के विकास के आधारभूत कारकों की किसी भी सूची में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। अब देखिए, अगला जो कारक आता है वो है भौतिक वातावरण का प्रभाव। अब देखिए, जो ये सभी बातें प्रभाव पड़ रहे हैं, ये हमारे सभी वातावरण से संबंधित प्रभाव आ रहे हैं। वातावरण का ही प्रभाव आता है, अर्थात जैसे हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण का हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आता है भौतिक वातावरण, अर्थात जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उस वातावरण का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी पर्सनैलिटी पर पड़ता है।
जैसे अन्य भौतिक या प्राकृतिक वातावरण अलग अलग अपने स्थानीय प्रदेश या फिर देश या फिर दूसरे देशों के निवासियों पर व्यक्तित्व में अपने वातावरण के अनुसार उनकी व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। जैसे यही कारण है कि अगर हम किसी गर्म प्रदेश में रह रहे हैं या फिर मरुस्थल में रह रहे हैं तो उनकी आदतें और दूसरे ठंडे प्रदेशों में रहने वाले, जैसे ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले मनुष्यों से उनकी आदतें भिन्न होती हैं। जैसे टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले एस्किमो लोग हमारी अगर आदतों से उनकी आदतों का मिलान किया जाए, अर्थात तो तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो हमारी आदतें और एस्किमो लोगों की आदतों में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। और जिसका अंतर देखने का मुख्य कारण क्या है? भौतिक वातावरण और उनकी शारीरिक बनावट या शारीरिक संरचना, जीवन जीने की विधियाँ, उनका रंग, उनका स्वास्थ्य, इन सभी का हमारी जो अगर हमसे तुलना की जाए तो उन सभी की अलग होती हैं। और जिसका कारण क्या होता है? भौतिक वातावरण। अगला आता है सामाजिक वातावरण का प्रभाव। देखिए, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना मनुष्य का स्वभाव है। अतः वो अपने, जैसे अगर बच्चे की अगर हम तुलना की जाए तो बच्चे में एक तरह से वो डिपेंडेंट रहता है और दूसरे पर डिपेंड रहता है। वो ना तो बोलना सीखता है और ना ही अपने कपड़े पहनना सीखता है। लेकिन जब वह परिवार के संपर्क में आता है और धीरे धीरे अपने परिवार के लोगों को समझता है तो परिवार के लोग ही उसे कपड़े पहनाना सिखाते हैं, उसके व्यक्तित्व का विकास करते हैं। और जैसे वो उसके परिवार के लोगों का व्यक्तित्व होता है उनका अनुकरण करना बच्चा धीरे धीरे सीखता है और उससे ही वो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। अर्थात स्टार्टिंग में जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका ना तो कोई आदर्श होता है, ना ही वो किसी के संपर्क में आता है। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे विकास होता है उसका, तो वो धीरे धीरे उसमें नैतिक गुण उसमें डाले जाते हैं। अपने परिवार के लोगों का वो अनुकरण करता है, उनके संपर्क में धीरे धीरे जब आता है तो अपनी समाज के मूल्यों को वो धीरे धीरे सीखना प्रारंभ कर देता है। जैसे उसे अपनी कैसे बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, उसकी भाषा कैसी रहनी चाहिए और उसका रहने सहने का तरीका, तौर तरीका क्या होना चाहिए, खाने पीने की विधि क्या होनी चाहिए, उसका धार्मिक व नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए। इस प्रकार के मूल्यों को वो धीरे धीरे समाज में रहकर सीखता है। तो इससे सीधा सीधा उसका व्यक्तित्व समाज के द्वारा उसका प्रभावित होता है। अब अगला आता है सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव। सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव, देखिए ये भी उससे समाज से संबंधित है और वातावरण से संबंधित है। तो इसमें क्या है कि जैसे बालक समाज में रह रहा है, समाज में रहते हुए बालक अपने मूल्यों को सीख रहा है, अपनी रीति रिवाजों को सीख रहा है, अपने पारंपरिक या परंपराओं को सीख रहा है, तो वो किससे? अपने धर्म को सीख रहा है। तो ये सभी सांस्कृतिक वातावरण से वो धीरे धीरे सीख रहा है। अर्थात उसकी रीति रिवाज क्या हैं, रहने सहने का तरीका क्या है, उसका धर्म कर्म क्या है। तो इस प्रकार से वो उसका लालन पालन और उसका जिस प्रकार से उसके जब अपने से बड़ों का वो अनुकरण करता है तो वो अपनी संस्कृति का भी अनुकरण करता है। तो इस प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक हुए थे बोरिंग ने इससे संबंधित एक अपना परिभाषा देते हुए कहा है संस्कृति की, जिस संस्कृति में व्यक्ति का लालन पालन होता है उसका उसके व्यक्तित्व के लक्षणों पर सबसे अधिक व्यापक प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अर्थात बोरिंग ने कहा है कि जिस संस्कृति में व्यक्ति का लालन पालन या शुरू से रह रहा है उस संस्कृति का ही उसके व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अगला आता है
परिवार का प्रभाव, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है व्यक्तित्व के विकास में और उसके नैतिक आदर्शों में, मूल्यों में जो भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव परिवार का पड़ता है। अगर परिवार को अगर हम विस्तार से देखें तो परिवार के प्रभाव में व्यक्तित्व के निर्माण का कार्य सबसे पहले परिवार से ही प्रारंभ होता है। और हम सामान्य रूप से देखा जाए तो हम परिवार को ही बालक की प्रथम पाठशाला के रूप में जाना जाता है। अर्थात बालक में जो नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य अर्थात अनौपचारिक जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो परिवार के माध्यम से ही प्रारंभ की जाती है। और जिस परिवार में बालक को अधिक प्रेम, सुरक्षा और स्वतंत्रता का वातावरण मिलता है तो ऐसे बालक मुख्य रूप से साहसी, आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र बालक होते हैं, जो कि अपना कार्य स्वयं करने में अधिक रुचि दिखाते हैं और ऐसे गुणों का उनमें विकास होता है। अगर इसके विपरीत अनेक परिवार ऐसे होते हैं कि बालक को बहुत ही कठोर वातावरण में रखा जाता है, कठोरता से उनके साथ व्यवहार किया जाता है और छोटी छोटी बातों पर क्या है कि उनको डांटा फटकारा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति मुख्य रूप से जब उनका विकास होता है तो आगे जाकर छोटी छोटी बातों पर डरने वाले व्यक्ति होते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहने वाले व्यक्ति होते हैं, अपना जो निर्णय सेल्फ निर्णय लेने वाले नहीं होते, दूसरों पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति होते हैं। और कोई भी अगर उनके सामने समस्या आ जाती है तो उस समस्या से बचने या भागने की कोशिश करते हैं, अर्थात कायर प्रवृत्ति के लोग ऐसे होते हैं। तो हमें परिवार के माध्यम से बच्चों में स्वतंत्रता देनी चाहिए, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और उनकी रुचि के अनुसार कार्य देने की उनको छूट देनी चाहिए। इसके बाद अगला है विद्यालय का प्रभाव। देखिए, अगर परिवार का प्रभाव अगर पारिवारिक वातावरण उसे अच्छा मिला है तो उसके द्वारा ही विद्यालय का वातावरण भी उसके व्यक्तित्व को अधिक प्रभावित करता है। जैसे व्यक्तित्व के विकास पर विद्यालय की सब बातों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप दोनों ही प्रकार से उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जैसे उसका पाठ्यक्रम है, दूसरा अनुशासन है, इसके बाद शिक्षक छात्र संबंध है, छात्र संबंध, खेलकूद, इस प्रकार की अनेक एक्टिविटी विद्यालय में होती हैं। और अनेक मनोवैज्ञानिकों का ये अटल धारणा रही है कि औपचारिक पाठ्यक्रम, कठोर अनुशासन, प्रेम एवं सहानुभूति, शिक्षक एवं छात्र का पारस्परिक वैमनस्य संबंध व्यक्तित्व को निश्चित रूप से प्रभावित करने वाला होता है। अर्थात हमें शिक्षक छात्र संबंध मधुर होने चाहिए, उनकी समस्या को समझने वाले होने चाहिए, उनको डांट फटकार कर उनकी जिज्ञासा को वहीं उनका दमन ना करके उनकी जिज्ञासा को और बढ़ाना चाहिए और उनकी समस्या को समय समय पर समाधान करते रहना चाहिए। इसके बाद प्रभावित करने वाले अन्य कारक अनेक प्रकार से और भी हैं। जैसे व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ और कारकों को हम निम्न रूप से समझ सकते हैं। जैसे क्या है कि बालक का पास पड़ोस, समूह, परिवार, उसके मित्र मंडली या फिर उसके माता पिता या किसी एक की असामयिक मृत्यु हो जाने पर उसे प्रेम का अभाव, इस प्रकार से उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं ये कारक। अगर दूसरे प्रकार के कारकों को देखें तो जैसे मेलाएं, सिनेमा, धार्मिक स्थान, आराधना स्थान, पूजा स्थान, जीवन की विशिष्ट परिस्थितियां या सामाजिक स्थिति और उसके कार्य आदि, इस प्रकार के कार्य भी व्यक्तित्व के
व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो व्यक्तित्व के विकास को प्रमुख रूप से जो हम प्रभावित करने वाले मुख्य मुख्य जो कारक हैं उनका हमने आज अध्ययन किया है। इन कारकों को आप विस्तार से पढ़ना और इन्हें याद करना। अगर इनसे संबंधित कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो आप कमेंट करके पूछना। तो इससे संबंधित और अधिक हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।